गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। काफ़ी दिनों के बाद जो है हम लोग फिर दोबारा वीडियो बना रहे हैं, कारण कि मोबाइल में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, है ना। तो चलिए, पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके थे समतल दर्पण द्वारा बना हुआ प्रतिबिंब, अर्थात कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है वो कैसा बनता है, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टी है, क्या क्या गुण है, वो सारी चीज़ें हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं, देख चुके हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे गोलीय दर्पण के बारे में कि गोलीय दर्पण क्या है। जैसे कि आपको जो है दिखाई दे रहा होगा गोलीय दर्पण क्या है। गोलीय दर्पण हम लोगों के लिए नया नहीं है, हम लोग इससे परिचित हैं और इसी को हम लोग पढ़ेंगे भी, कुछ डिटेल्स जानेंगे। जैसे कि अगर एग्जाम्पल दें, आप लोग देखे होंगे कि जो बसें होती हैं, बसों के साइड में जो मिरर लगा होता है वो बिल्कुल सीधा नहीं होता है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो टेढ़ा सा जो है नज़र आता है ना, वो टेढ़ा लगता है। जैसे कि कुछ इस तरह से आपको दिखाई देता है, यहाँ देख सकते हैं कुछ इस तरह से, या तो ऐसे। वो क्या है, आखिर वो सीधा नहीं है, अर्थात वो समतल दर्पण नहीं है। वो क्या है, एक गोले का भाग है। कहने का मतलब कि उस तरह के दर्पण, चाहे आप चम्मच ले लीजिए, चम्मच है ना, चम्मच में भी आप अपना चेहरा देखिए, अलग अलग तौर तरीके से आपको दिखाई देगा, उसमें भी चेहरा दिखाई देगा। क्या वह भी समतल दर्पण का काम करता है? नहीं, वह गोलीय दर्पण का काम करता है। ठीक है, आइए गोलीय दर्पण देखते हैं कि क्या होता है। देखिए, वैसे दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। परावर्तक पृष्ठ हम बताए थे कि अगर मान लीजिए जैसे ये हुआ, ये कलर हो गया, पेंट हो गया, तो जायज़ सी बातें हैं, जब ये पेंट हो गया तो ये सामने वाला जो भी पृष्ठ हुआ, ये पृष्ठ, यही क्या है, परावर्तक पृष्ठ है, अर्थात परावर्तन करने वाला पृष्ठ, है ना। तो वैसा दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ गोलीय हो उसे गोलीय दर्पण कहते हैं। अर्थात समतल ना हो करके परावर्तक पृष्ठ अगर गोलीय हो जाए तो उसे हम लोग कहते हैं गोलीय दर्पण। इंग्लिश में द मिरर विच रिफ्लेक्टिंग सरफेस इज ए पार्ट ऑफ ए स्फीयर इज कॉल्ड ए स्फेरिकल मिरर। कहने का मतलब कि वैसा मिरर जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस किसी गोले का भाग हो, गोले में से अगर टुकड़ा कर दिया जाए तो जो भाग निकलेगा उसे हम लोग गोलीय दर्पण कहेंगे। ठीक है, आइए कुछ पद देखते हैं उससे संबंधित और उसको हम लोग जो है समझने का प्रयास करेंगे। मान लीजिए कि ये एक गोला है, मान लीजिए ये क्या है, एक गोला है, और इस गोले में यहाँ कर देते हैं इधर से कलर, है ना, और यहाँ कर देते हैं इधर से कलर। तो ध्यान देना है, इसको अभी कलर से मतलब मत रखिए, मतलब बस इतना रखिए कि इसका एक सेंटर होगा। ठीक है, इस सेंटर को हम लोग कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र, और इंग्लिश में कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, अब ध्यान दीजिएगा, ये है एक दर्पण। अगर यहाँ से काट के निकाल दिया जाए गोले का, अगर ये कलर कर दिया गया है तो ये क्या है, एक दर्पण है। और ये है आपका गोलीय दर्पण, क्योंकि ये समतल नहीं है, एक किसी गोले का भाग है। और इसके बीचों बीच वाला जो पॉइंट होगा इसको कहते हैं हम ध्रुव। क्या कहते हैं? ध्रुव। दर्पण के एकदम बीचों बीच वाले पॉइंट को कहते हैं ध्रुव। इधर भी अगर आ जाइए तो इस दर्पण का बीचों बीच का पॉइंट हुआ ये, और इसका ध्रुव ये हुआ। अब यह है कि अगर ध्रुव को केंद्र से, वक्रता केंद्र से मिलाने वाली कोई लाइन खींच दी जाए, सीधी रेखा,
इसे कहते हैं हम प्रधान अक्ष। क्या कहते हैं? प्रधान अक्ष कहते हैं। इंग्लिश में कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक। अब जरा सोचिए कि सेंटर से अगर यहाँ मिलाते हैं तो ये क्या होता है? रेडियस। लेकिन दर्पण के संबंध में इसको हम लोग रेडियस ना कह के क्या कहते हैं? हम वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। इंग्लिश में क्या कहेंगे? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर। यही कुछ बातें थी वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? तो दर्पण जिस गोले का भाग होता है उस गोले के केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं और इसे कैपिटल सी से लिखा जाता है। दूसरी बात है वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? तो नॉर्मल भाषा में यूँ कहें कि वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या कहते हैं, जिसे हम लोग कैपिटल आर से लिखते हैं। ठीक। अब आइए हम लोग देखते हैं कि गोलीय दर्पण का प्रकार। गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है। एक होता है आपका अवतल, एक क्या होता है? अवतल दर्पण। आपको दिखाई भी दे रहा होगा, ये जो है दिखाते हैं यहाँ, एक बार आप लोग देख लेते हैं। नोट्स है यहाँ कुछ, देखिए। गोलीय दर्पण का प्रकार, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। मिरर छूट गया है। टाइप ऑफ स्फेरिकल मिरर। पहला है अवतल दर्पण, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं कॉनकेव मिरर, और दूसरा है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहते हैं। अब आइए समझते हैं कि कॉनकेव और कॉन्वेक्स क्या है, जरा समझना। देखिए, ये एक दर्पण है, ये कलर है ना, पेंट है। आप जरा बताइए, अगर पेंट ये है तो किरणें अगर इधर से आएंगी तो कहाँ जाएंगी? केव में। ये कैसे बना हुआ है? केव के जैसे। इसका परावर्तक सतह कैसा है? जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है कैसा है? केव के जैसे, गुफा के जैसे। ये गुफे में जा रही है, ये किरणें गुफे में जा रही है। तो जब किसी दर्पण का जो परावर्तक सतह गुफे के जैसा हो, अर्थात अंदर की तरफ धंसा हो, खास बात क्या है? ये अंदर की तरफ धंसा है। आप देख सकते हैं ये अंदर की तरफ धंसा है। इसको हम लोग कहते हैं अवतल दर्पण। अवतल दर्पण। दूसरी बात जरा इसको देखिए, अगर पेंट इधर है तो परावर्तक सतह इधर होगा, और ये परावर्तक सतह गुफा के जैसे नहीं है, ये बाहर की तरफ निकला हुआ है। देखिए, देख रहे हैं ना, ऐसे ये बाहर की तरफ निकला हुआ है, ना कि गुफा। तो बाहर की तरफ जिसका परावर्तक सतह निकला हो उसे कहते हैं उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण कहने का मतलब इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं अवतल को कॉनकेव मिरर और उत्तल को कॉन्वेक्स मिरर। तो ये रही कुछ बातें, है ना, पहचान। अब हम लोग कुछ यहाँ भी आप देख सकते हैं, ये उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण है, सॉरी अवतल दर्पण है, ये उत्तल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का वक्रता केंद्र है और ये उत्तल दर्पण का वक्रता केंद्र है। ये अवतल का ध्रुव है और ये उत्तल का ध्रुव है। ये चीज़ आप देखो। अब हम लोग पढ़ेंगे अवतल दर्पण का मुख्य फोकस तथा फोकस दूरी। तो देखिए, मुख्य फोकस क्या है समझिएगा। देखिए, अगर हम पढ़ते हैं पहले अवतल में भी और उत्तल में भी देखेंगे। देखिए, ये कौन सा दर्पण? अवतल दर्पण। ये क्या है? मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष, इसको हम लोग बोलते हैं ध्रुव। इधर मान लीजिए कहीं सेंटर।
जरा सोचिए, इसमें क्या होता है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, ये किरणें हैं, परावर्तन के बाद एक खास बिंदु, देखिए बाबू, परावर्तन के बाद ये परावर्तन हो गई वहां से, और ये परावर्तन के बाद यहाँ आ गई, ये किरणें हैं और भी समांतर, और ये भी परावर्तन के बाद कहाँ आ गई, यहाँ आ गई। ये भी किरणें हैं उसी के समांतर, और ये परावर्तन के बाद यहाँ आ गई। आपने क्या देखा, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के एक बिंदु पर जाकर के मिलती है, और इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मुख्य फोकस। इसी बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, अवतल दर्पण का मुख्य फोकस। बिल्कुल आपको याद हो जाएगा। कौन सी किरणों की हम बात कर रहे हैं, प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण परावर्तन के बाद कहाँ जाके मिलेगी, एक बिंदु पे मिलेगी, और उसी बिंदु को कहेंगे मुख्य फोकस। अब जरा समझिए, उत्तल दर्पण में क्या होता है, ये रहा आपका उत्तल दर्पण। ये रहा ध्रुव, ये रहा वक्रता केंद्र, और ये आ रही है किरणें। जरा सोचिए, ये किरण आई, भाई अब तो इधर जाएगी नहीं क्योंकि पेंट है, यहाँ से परावर्तन होगा, उसका परावर्तन होगा तो कहाँ जाएगा, ये ऐसा होगा कि ये तो जाएगा इधर, देखिए, और लगेगा कि यहाँ से आ रही है। और भी कुछ किरणें देख लेते हैं हम लोग। ये किरण आई और ये कुछ इस तरीका, देखिए इधर जाएगी नहीं, लेकिन किरणें यहाँ से आएगी और इधर चली जाएगी, लेकिन ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें कहाँ से आ रही हैं, इस बिंदु से, और ऐसा लगेगा कि ये दोनों किरणें जाकर के इस बिंदु पे मिल रही है, मिलती हुई प्रतीत होगी, ऐसा लगेगा कि ये किरणें मिल रही है। तो इसी बिंदु को हम लोग कहेंगे उत्तल दर्पण का मुख्य फोकस। एक और बातें बता दें, देखिएगा, यहाँ वास्तव में किरणें मिल रही हैं, तो इसे हम लोग कहते हैं ये वास्तविक है। अवतल दर्पण का जो फोकस होता है वास्तविक फोकस होता है, जो उत्तल दर्पण का फोकस होता है वो आभासी होता है, वह वास्तविक नहीं है, क्योंकि किरण वास्तव में नहीं मिली है, ऐसा प्रतीत होता है, ऐसा लगता है। तो चलिए, फोकस की बात हो गई। अब हम लोग आ जाते हैं, हाँ, फोकस दूरी। तो देखिए, सबसे पहली बात कि हम लोग फोकस को जो है, कोई सी भी का भी फोकस हो, चाहे अवतल का हो चाहे उत्तल का हो, उसे हम लोग कैपिटल F से लिखते हैं। और फोकस दूरी किसे कहते हैं, हम कहते हैं फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी। फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को कहते हैं फोकस दूरी, और इसे हम लोग स्मॉल f से लिखते हैं। अभी हम लोग देखे थे r वक्रता त्रिज्या, अर्थात रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद हम लोग देखे थे कैपिटल F, ये है आपका फोकस, जिसको हिंदी में भी फोकस कहते हैं। एक है स्मॉल f, इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, ध्यान दीजिएगा, इसे हम लोग कहते हैं फोकस दूरी, इंग्लिश में कहते हैं फोकल लेंथ। देखिए, इसमें एक संबंध है, वक्रता त्रिज्या और फोकस दूरी में एक संबंध है। वो संबंध हम आपको बता दें कि जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, जो फोकस होता है वक्रता त्रिज्या का आधा होता है, या यूँ कहें कि जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी की दुगुना होता है। जो वक्रता त्रिज्या होता है वो फोकस दूरी का दुगुना होता है, बातें वही हुआ। तो ये संबंध याद रखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है आपके।
अब चलिए यहाँ कुछ चीज़ें हैं, आप देख भी सकते हैं। ये संबंध हमने लिखा हुआ है, यहाँ देख सकते हैं आप। उसके बाद आइए कुछ हम लोग पढ़ेंगे कुछ विशेष किरणों का परावर्तन। देखिए यहाँ है, आइए आपको बस समझा देते हैं, फटाफट समझा देते हैं, थोड़ा टाइम लग रहा है। देखिए विशेष किरणें क्या है। प्रधान अक्ष के समांतर किरण, ध्यान दीजिएगा, ये है आपका प्रधान अक्ष और ये है इसके समांतर आने वाली किरण। तो इसका परावर्तन कैसे होगा, तो इसको याद रखना है कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें हमेशा फोकस से होके जाती है। प्रधान अक्ष के समांतर आ रही है किरण और कहाँ से जा रही है, फोकस से। इसमें क्या होगा, उत्तल में प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण फोकस से आती हुई प्रतीत होती है। ध्यान दीजिएगा, ये किरण यहाँ से चली गई, फोकस से आती नहीं है, लेकिन लगता है कि फोकस से ही आ रही है। एक दूसरा टाइप, अभी हम लोग देखे थे प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरण। एक दूसरा ये है कि अगर सीधा डायरेक्ट फोकस पे आने वाली किरण हो तो उसका परावर्तन होकर के क्या होगा, कहाँ जाएगी, कैसे जाएगी। देखिए फोकस पर आने वाली किरण, देखिए एक किरण है फोकस पे आ रही है, देख रहे हैं आप, फोकस से आई और आप जो है देखिएगा कि प्रधान अक्ष के समांतर चली गई। अर्थात फोकस पर आने वाली किरणें परावर्तन के बाद प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है या प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ठीक, इसमें भी देखिए एक किरण फोकस पे आ रही है, ऐसा लग रहा है फोकस पे, लेकिन यहाँ से परावर्तन के बाद ये भी प्रधान अक्ष के समांतर चली जाती है। दूसरा हो गया। एक तीसरी प्रकार का किरण क्या है, वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण, अर्थात रेज ऑफ लाइट कमिंग ऑन सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको देख लेते हैं। तो आप देखिए, ध्यान से देखिए, शायद साफ नहीं दिखाई दे रहा है, भी उसको करते हैं जुगाड़, है ना, हम लोग करते हैं जुगाड़। ये है जुगाड़, अब शायद साफ दिखाई दे रहा होगा। तो देखिए एक किरण कहाँ आई, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे, अर्थात वक्रता केंद्र पे आई और ये फिर वापस चली गई। इसको कैसे याद रखना है कि वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण पुनः अपने ही रास्ते पे वापस चली जाती है। इसमें किसी भी तरह का डिफ्लेक्शन नहीं होता है, नहीं मुड़ती है। इसमें देखिए उत्तल दर्पण है, यहाँ भी वक्रता केंद्र पर आने वाली किरण पुनः अपने ही रास्ते पे चली जाती है। एक चौथी प्रकार का किरण है, उसे भी आप लोग देख लीजिए। ध्रुव पर आने वाली किरण, अगर पोल पे कोई किरण आती है तो क्या होगा, पोल पे ये किरण आई, ये आई फिर इधर गई। इसमें खास क्या, खास ये कि आई तो एंगल ऑफ इंसिडेंस जितना का बना उतना ही का एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ये जितना एंगल ये उतना ही एंगल ये बनाते हुए निकल जाएगी। अर्थात जो भी नियम है परावर्तन का, उस नियम को लागू करते हुए निकल जाएगी। इसमें भी वैसे ही होगा। कुछ चीज़ें हैं, आइए यहाँ जो है हम यूज करते हैं बार बार, उसको दोबारा भी आप भी देख लीजिए। पी दर्पण का ध्रुव, पोल ऑफ मिरर। सी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। कैपिटल एफ फोकस। पीसी आप यहाँ हमेशा देख लीजिए, देखिए पीसी, ये पीसी जो डिस्टेंस है, जो दूरी है, इसको हम लोग कहते हैं वक्रता त्रिज्या। क्या कहते हैं, ओ सॉरी, ये डिस्टेंस नहीं, अगर ये पूरा लाइन की बात करें, सॉरी, ये पूरी लाइन की बात करें तो ये है प्रधान अक्ष। पूरी लाइन की बात करें तो ये है प्रधान अक्ष, लेकिन इस दूरी की बात करें यहाँ से लेके यहाँ तक की, तो हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। इसमें भी ये जो पीस, ये जो लाइन है, इसे हम लोग कहते हैं प्रधान अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। और जो ये दूरी है पीसी, इसे हम लोग कहेंगे वक्रता त्रिज्या। अब यहाँ कुछ और भी चीज़ें देखिए हम नीचे यूज करेंगे।
ए बी प्रधान अक्ष पर रखी वस्तु। अब हम जो आगे पढ़ेंगे जो भी ए बी लिखेंगे उसको क्या आप मानिएगा कि प्रधान अक्ष पे कौन सी वस्तु रखी गई है। ए डैश बी डैश अगर वस्तु रखी गई तो उसका ये प्रतिबिंब होगा ए डैश बी डैश। हम लोग अब पढ़ेंगे जैसे कि पीछे हम लोग पढ़े थे कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनता है कहने का मतलब जो हम लोग रोज चेहरा देखते हैं जिस दर्पण में वो समतल दर्पण है। तो इससे तो आप लोग भी जो है वाकिफ हैं, आप लोग भी इसको जानते हैं। लेकिन स्पेशल कि अब हम जो दर्पण पढ़े हुए हैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण, इसमें प्रतिबिंब कैसा बनता है इसको हम लोग देखेंगे। इसमें प्रतिबिंब तरह तरह के बनते हैं, उसको हम लोग देखते हैं और समझते हैं। और इसके बाद जैसे ही बहुत ही और एक दो वीडियो में ये आपका जो है परावर्तन ख़त्म हो जाएगा। इसके बाद हम लोग जो है मैथ पढ़ेंगे 10th क्लास का। फिलहाल देखिए अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना, अर्थात जो अवतल दर्पण है उसमें प्रतिबिंब, अर्थात यही है अवतल दर्पण, उसमें प्रतिबिंब कैसे बनता है ये हम लोग पढ़ते हैं और समझते हैं। देखिए टोटल 6 कंडीशन है अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनने का और 6 को हम लोग बारी बारी से पढ़ते हैं। इसमें देखिए क्या है, समतल दर्पण में आप वस्तु दर्पण से दूर रखिए या नज़दीक रखिए कोई अंतर नहीं होता है। लेकिन गोलीय दर्पण में अर्थात अवतल दर्पण में अगर आप वस्तु की दूरी को घटाते हैं और बढ़ाते हैं तो प्रतिबिंब में कई तरह के अंतर आ जाते हैं, कई तरह के अंतर आ जाते हैं और ये हम लोग देखेंगे इसमें। जैसे देखिए जब वस्तु अनंत पर हो, अनंत कहने का मतलब कि बहुत दूर हो दर्पण से, तो अनंत से आने वाली किरणों को हम लोग समांतर मानते हैं। ऐसा माना जाता है कि अनंत से आने वाली किरणें समांतर होती है। तो हमने मान लिया ये किरणें जो है अनंत से आ रही हैं। देखिए अनंत से किरणें आ रही हैं, तो परावर्तन के बाद कहाँ मिली? ये परावर्तन के बाद फोकस पर मिली है। तो आप लोग जानते हैं कि प्रधान अक्ष के समांतर आने वाली किरणें फोकस से जाकर गुजरती है। तो ये दोनों किरणें कहाँ मिली परावर्तन के बाद? फोकस पर। तो देखिए परावर्तन के बाद जहाँ किरणें मिली समझिए कि प्रतिबिंब वहीं पर बन गया, प्रतिबिंब वहीं पर बन गया। तो इसमें प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पर। प्रतिबिंब कहाँ बना? फोकस पे। कैसा बना प्रतिबिंब? तो ये प्रतिबिंब बना वास्तविक। क्यों वास्तविक बना ये बातें आप समझिएगा। देखिए ये जो किरणें आ रही हैं वास्तव में जाके एक दूसरे से मिल रही है। ऐसा नहीं कि उसको आगे बढ़ाया गया है, ये किया गया, नहीं, वास्तव में यहाँ जाके मिली है। इसीलिए प्रतिबिंब कैसा बना? वास्तविक। और वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा हमेशा उल्टा होता है, तो प्रतिबिंब वास्तविक बन गया इसलिए उल्टा हो गया। और यहाँ देखिए यहाँ का जो प्रतिबिंब बनेगा बिल्कुल छोटा, एकदम बिंदु के बराबर, बहुत छोटा। तो ये रहा प्रतिबिंब कैसा। सबसे पहले अनंत पर रखी वस्तु हो तो फोकस पर बनेगा, वास्तविक होगा, उल्टा होगा, बहुत छोटा होगा। अब हम लोग देखेंगे जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच हो। ध्यान दीजिएगा अनंत ये रहा आपका वक्रता केंद्र, अर्थात वक्रता केंद्र के पीछे ये वस्तु ए बी है। हमने आपको बताया था कि ए बी जहाँ भी लिखेंगे वो हमारा वस्तु होगा, ये वस्तु है। देखिए इमेज फॉर्मेशन जब हम अब आपको बता दें, जब ये करते हैं तो कम से कम 2 किरणें लिया जाता है, कम से कम 2 किरण। जैसे कि हम आपको पीछे बताए थे 4 तरह के किरण स्पेशल, उसी में से 2 किरण का प्रयोग करते हैं। जो आपको सुविधा हो उसी का प्रयोग करें। तो देखिए एक किरण हम वस्तु से क्या करते हैं, प्रधान अक्ष के समांतर लेके जाते हैं। देख लीजिए आप, एक किरण वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर आ गया दर्पण पे और ये परावर्तन के बाद ऐसे चला गया, फोकस से होते हुए निकल गया। दूसरी किरण हम कोई भी ले सकते हैं जो हमारी सुविधा हो। तो दूसरी किरण यहाँ कौन सा लिया गया है? वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण। आप और भी ले सकते हो, आप जो है ये ध्रुव वाला भी ले सकते थे, ध्रुव वाला भी लीजिएगा। लेकिन ध्यान रहे कि जो भी किरणें आएगी वो वस्तु से ही होकर जाएगी। आपको वस्तु से आने वाली किरणों का ही काम करना है। तो वस्तु से एक किरण आ गई प्रधान अक्ष के समांतर और दूसरी किरण आ गई वक्रता केंद्र पे।
और ये दोनों किरण कहाँ मिली? देखिए, ये किरण आई ऐसे निकल गई, ये किरण आई और ऐसे निकल गई। ये दोनों किरणें परावर्तन के बाद मिली इस बिंदु पे। कहाँ मिली? इस बिंदु पे। और इस बिंदु से यहाँ प्रधान अक्ष, यही है आपका प्रतिबिंब, यही है आपका प्रतिबिंब A', B'। तो देखिए, यहाँ ये वस्तु है और यहाँ ये प्रतिबिंब है। प्रतिबिंब कहाँ बना है? तो C और F के बीच में। अब देखिए, यहाँ लिखा है प्रतिबिंब कहाँ बना है? C और F के बीच में। प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है कि आभासी है? तो ये किरणें कैसी मिली हैं? वास्तव में मिली हैं कि ऐसा लग रहा है कि मिली हैं? तो आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि नहीं, ये किरणें वास्तव में मिली हुई है। जब वास्तव में किरणें मिली हैं तो इसीलिए प्रतिबिंब कैसा है? वास्तविक है। अब हमने आपको बताया है कि वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा होता है। तो देखिए, उल्टा भी ये देखिए, ये जो है आपका प्रतिबिंब है तो प्रतिबिंब का सर ऊपर की तरफ, लेकिन यहाँ प्रतिबिंब का सर नीचे की तरफ। एक और भी चीज़ है, प्रतिबिंब यहाँ खड़ा है, यहाँ भी प्रतिबिंब यहीं पे खड़ा है, तो यहाँ लगेगा कि नीचे की तरफ उसका सर है, अर्थात उल्टा है। और देखिए, वस्तु से बड़ा बनेगा कि छोटा? तो आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा, ये वस्तु से छोटा बनेगा। अर्थात जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में हो तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा? C और F के बीच में बनेगा, वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा और वस्तु से छोटा बनेगा। आइए एक और चीज़ देखते हैं, तीसरा, कि अब हम वस्तु को जो है नज़दीक ला रहे हैं धीरे धीरे। अभी हम वक्रता केंद्र के पीछे रखे थे, अब हम लोग क्या करेंगे? वक्रता केंद्र पर ला लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, देखिए कहाँ ला लिए वस्तु को? वक्रता केंद्र पर। तो ये है आपका वक्रता केंद्र। ध्यान दीजिएगा, यहाँ से घबराना नहीं है कि बहुत ज़्यादा किरणें हैं, ऐसी बात नहीं है, हम आपको समझाते हैं। एक किरण वस्तु से प्रधान अक्ष के समांतर आई और ये कहाँ से जाएगी? भाई ये जाएगी फोकस से, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं कि जो प्रधान अक्ष के समांतर किरण आती है वह परावर्तन के बाद फोकस से होके जाती है। तो ये आ गई फोकस से, इधर से आई और ये चली गई। ये रहा पहली किरण की बात। दूसरी किरण हमने ले लिया भाई ध्रुव पे, सीधे सीधे भाई फोकस पे लेके आते तो दिक्कत, वक्रता केंद्र पे लेके आते तो दिक्कत होता, परेशानी होती। इसी पे वस्तु है, थोड़ा सा परेशानी, इसलिए मैंने क्या किया कि भाई ध्रुव पे लेके चला आया, पोल पे। तो यहाँ से किरण आई पोल पे और जितना का एंगल यहाँ बनाई उतना ही का एंगल यहाँ बनाई और बनाते हुए निकल गई। और निकली तो कहाँ मिली? वो यहाँ। और इसको जब मैंने इधर देखा तो कहाँ मिला? ये वक्रता केंद्र। अर्थात जब वक्रता केंद्र पर वस्तु रखते हैं तो प्रतिबिंब कहाँ बना? वक्रता केंद्र पर ही बना, जस्ट नीचे बना है। वस्तु भाई आभासी बना है कि वास्तविक? तो ये बना है वास्तविक। उल्टा बना है कि सीधा बना है? तो आप देख रहे हैं उल्टा बना है और वस्तु के बिल्कुल बिल्कुल बराबर बना है। इसके बाद एक ये देख लीजिए, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, जब वस्तु वक्रता केंद्र और फोकस के बीच हो, तो इस कंडीशन में देखिए अब वस्तु को और नज़दीक लाते हैं। ये रहा आपका C और ये रहा आपका F। पहले हम C पे वस्तु रखे थे, अब C और F के बीच में रख देते हैं। C और F के बीच में वस्तु को रख देते हैं। तो ये है आपका AB वस्तु। यहाँ से दो किरणें गुजारनी है हमें। एक किरण चलिए प्रधान अक्ष के समांतर ये है, ये आई और यहाँ से जो है परिवर्तन होके ऐसे चली गई, ऐसे आ गई। दूसरी किरण मैंने यहाँ से लिया ध्रुव पे, ध्रुव से आई और ऐसे जो है परिवर्तन होके चली गई। दोनों किरणें परावर्तन के बाद कहाँ मिली? ध्यान देना है, किरणें यहाँ भी मिली है। तो बच्चों ये मत सोच लेना कि ओ किरण यहाँ मिल गई तो मिल गई, यहाँ बन गया, ना 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 ना, क्योंकि यहाँ किरण मिली है लेकिन परावर्तन के बाद नहीं, परावर्तन के पहले। ये किरण तो अभी जा ही रही है, इसका कहाँ परिवर्तन हुआ? ये किरण तो अभी जा ही रही है। परावर्तन के बाद दोनों किरणें मिली है तो यहाँ, और इसीलिए प्रतिबिंब बनेगा यहाँ, और प्रतिबिंब बना है यहाँ। तो आप देख रहे हैं ये बना है वास्तविक, वक्रता केंद्र के पीछे और वस्तु से बड़ा। वक्रता केंद्र के पीछे वास्तविक, उल्टा और वस्तु से बड़ा।
एक और चीज़ आइए देखिए, चलिए एक 6 नंबर जो है नहीं बनाया है, लेकिन अभी हम आपको बना के भी समझाने का प्रयास करेंगे। जब वस्तु फोकस पे हो तब प्रतिबिंब कैसा बनेगा। आप देखिए यहाँ ये है आपका क्या, वस्तु। ये क्या है, वस्तु अर्थात ऑब्जेक्ट। करना क्या है, यहाँ से हमें दो किरणों को लेके जाना है, दो रे को लेके जाना है। तो चलिए अब लेके जाते हैं दो रे। एक रे कैसा, ओ ये रे बोले तो प्रधान अक्ष के समांतर, तो आया और ये परिवर्तन हुआ और परिवर्तन होके बढ़ गया किधर, फोकस की तरफ, और फोकस की तरफ बढ़ के जो है ये निकल गया इधर। अर्थात एक किरण आया, परिवर्तन हुआ और ऐसे फोकस की तरफ निकल के चला गया। एक दूसरी किरण की तलाश है हमें, और वो किरण हम ले लेते हैं, आप अपने मन से भी ले लेना। जैसे मैं ले लेता हूँ ये सी से आने वाली किरण, तो देखिए भाई सी पे आ रही है, आई, यहाँ टकराई और टकरा करके फिर कहाँ जाएगी, हमने बताया था कि सी पे आने वाली किरण पुनः अपने ही दिशा में वापस चली जाएगी। तो ये रही दो किरण परावर्तन के बाद की थोड़ा कहानी देखिए। बोलो ये तो दोनों किरण कहीं मिली ही नहीं परावर्तन के बाद, और ऐसा लग रहा है कि यह समांतर, ये कहीं मिलेगी भी नहीं।